अभी तक जितने सारे वीडियो आपने देखा है मेरा वाला, वो सभी चीज़ों को देखते हुए आपको यह तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मशीन होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, मेन जनरेटर होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, मोटर होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आती हैं कहाँ से? जाहिर है आप समझते होंगे सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आती हैं। तो यहाँ पर हम खास करके उस कंपनियों के बारे में बताना कुछ चाहेंगे जो रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से। प्रत्येक कंपनी को या प्रत्येक देश को जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको कुछ नियम, रूल और रेगुलेशन का पालन करता है। यह प्रत्येक देश के लिए होता है। तो कोई भी देश को क्या क्या फॉलो करना होता है उसको हम कहते हैं मानक और मानकीकरण। दो बातें इसमें हैं। यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ आपका चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। लेसन का नाम है स्टैंडर्ड, हिंदी होता है मानक, और स्टैंडर्डाइजेशन का हिंदी होता है मानकीकरण। मतलब हम आपको मानक और मानकीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये दोनों एक्चुअली होते हैं क्या। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड अर्थात मानक के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक देश को विद्युत संबंधी उपकरण, औजार तथा अन्य सामग्री का निर्माण करने के लिए कुछ नियम एवं शर्तों का पालन करना होता है। इन नियम और शर्तों को स्टैंडर्ड कहा जाता है। स्टैंडर्ड की हर संबंधित ट्रेड में पालन करना अनिवार्य होता है, जैसे मेजरमेंट, टेक्नोलॉजी, यूनिट्स, रिलेटेड फैक्टर इत्यादि। ये सभी जगहों में उस रूल को पालन करना होता है जो स्टैंडर्ड का निर्धारण करती है सरकार, उसको पालन करना होता है। जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एस सीरीज, इंडिया में जो विद्युतीय उपकरण बनते हैं, सामान बनते हैं, उसका रेटिंग 240 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज होना चाहिए। मतलब भारत में जो घरों में हमारी लाइन आती है, सप्लाई आती है, वो उसमें 240 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसमें होती है। कुछ लोगों के बारे में आप सुनते होंगे बोलते हुए 220, यहाँ पर 220 लोग बोलते हैं। एक्चुअली 1921 के पहले 1921 के पहले आपका 21 नहीं 1991 में 91 के पहले ये 220 वोल्ट था, 220 वोल्ट की सप्लाई होती थी। लेकिन 91 उसके उस समय सरकार ने इसको चेंज करके मॉडिफिकेशन करके 240 वोल्ट कर दिया और सप्लाई जस का तस 50 हर्ज है। तो ये जो रूल है इसी को फॉलो करना होता है। जितने सामग्री बनते हैं विद्युत संबंधी, उसको 240 वोल्ट से ऑपरेट करने वाला होता है, होना चाहिए, तब वो सक्सेस करेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है उस रूल को फॉलो करना। निर्माण प्रक्रिया में स्टैंडर्ड के नियम एवं शर्तों का पालन किया गया है कि नहीं, यही उसका मतलब होता है। स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत निर्मित सामानों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का भी प्रावधान है। निर्मित सामग्री के मानक के अनुसार बने होने की जांच BIS करता है। BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये विभाग का नाम है, इसी के जिम्मे है उसको जांच करना कि उसके हिसाब से बना हुआ है कि नहीं। सही पाए जाने पर ISI के पास भेज देता है। ये ISI भी एक संस्था है भारत सरकार का। ISI स्पेसिफिकेशंस की जांच करता है। मतलब अगर 240 वोल्ट के लिए बना हुआ है तो ISI उसको चेक करेगा कि 240 वोल्ट उपकरण बर्दाश्त करता है कि नहीं। स्पेसिफिकेशंस की जांच करता है और इसके लिए उसे सर्टेन टेस्ट से गुजरना होता है। सभी टेस्ट में खरा उतरने अर्थात सही पाए जाने पर एक पहचान चिन्ह देता है जिसे हम ISI मार्क कहते हैं, तथा गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। इसके बाद ही सामानों को बिक्री के लिए मार्केट में भेजा जाता है। इसमें कुछ दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जो ध्यान देना है। पहला है
BIS स्टैंडर्ड का निर्धारण करता है, जबकि ISI स्पेसिफिकेशंस की जांच करता है। इसके इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अभी हम तुरंत आपको बताते हैं। अभी मैं कह रहा था कि BIS स्टैंडर्ड की जांच करता है और ISI स्पेसिफिकेशन की जांच करता है। उसी के बारे में कुछ और आगे डिटेल है जो यहाँ पर देखिएगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि BIS इंडिया में काम करता है, इसी प्रकार हर कंट्री का अलग अलग होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये तो इंडिया का है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। JIS जापानीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये जापान का है। BIS ब्रिटिश स्टैंडर्ड सोसाइटी, यहाँ पर देखिए BIS इंडिया में भी नाम है, और ये अंग्रेज का जो है BIS, वो इसका भी BIS नाम है, लेकिन इसका फुल फॉर्म में अंतर है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड सोसाइटी। DIN ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन, ये जर्मनी का है। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये अमेरिका का है। मतलब ये अलग अलग देशों के हैं। इसी प्रकार ISI से स्पेसिफिकेशंस की जांच अकेले नहीं करता है, वो विभाग लंबा चौड़ा है, इसलिए अकेला ये करेगा नहीं, बल्कि इसकी भी एक श्रृंखला है जिसे चार्ट के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन का चार्ट उसको कहते हैं। जो चार्ट से समझेंगे उसका नाम है स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट। ये देखिए, ये इसके बारे में बोला जा रहा है। इसमें 4 हैं। एक का नाम, सबसे नीचे वाले का नाम है AMRT, दूसरे का नाम है CRETL, तीसरे का नाम है CPRL और चौथे का नाम है IETL। यहाँ देखिए AMRT सबसे नीचे वाला जो है, इसका फुल फॉर्म है मीटरिंग एंड रिले टेस्टिंग। यह मीटर को टेस्ट करता है, जितने सारे मीटर आपके देश में चल रहे हैं उसको ही टेस्ट करता है। फॉल्ट मिलने पर यह अपने रीजनल ऑफिस अर्थात ERETL के पास भेज देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि AMRT का एरिया ऑफिस प्रत्येक राज्य की राजधानी में होता है। इसका जो है, जब इसको किसी तरह का फॉल्ट मिलता है चेक करने में, जांच करने के समय में, तो उसकी रिपोर्टिंग ये करता है इसके पास उसको फिर फाइनल टेस्ट के लिए भेजता है। ERETL इसका फुल फॉर्म ईस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग लैब है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह कई राज्यों का जोनल ऑफिस है। यहाँ छूट गया है, यहाँ होगा रीजनल, RI रीजनल करके उसको आप लिख भी सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए RGI रीजनल ऑफिस है। इसे आप जोनल ऑफिस भी कह सकते हैं। इसको CPRI से प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। मतलब अभी आपको बताया मैंने कि AMRT से सीनियर CRETL है। ये जांच करने के बाद इसका रिपोर्ट इसको देना होता है। इससे सीनियर ये होता है CPRL। इसको किसी तरह की दिक्कत होती है तो CPRL से सपोर्ट लेगा। CPRL से प्रमाण पत्र लेना होता है। इसको CPRL से प्रमाण पत्र लेना होता है। सभी इंस्ट्रूमेंट को एक सर्टेन पीरियड के बाद एरिया से टेस्ट कराकर प्रमाण पत्र लेना होता है। मतलब ये जो CRETL है, इसको एक लिमिट टाइम के बाद CPRL से सर्टिफिकेट लेना होता है, और सर्टिफिकेट एक निश्चित पीरियड के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अब बताते हैं CPRL के बारे में। CPRI इसका फुल फॉर्म सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पूरे भारत में इसका ऑफिस 2 स्थानों पर है। पहला भोपाल में है और दूसरा बेंगलुरु में है। यह भारत का राष्ट्रीय कार्यालय है। एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को ITL से
पुनः टेस्ट कराकर प्रमाण पत्र लेता है, यानी यह ITL से अधिक काम करता है। मतलब जो टॉप क्लास का आपका डिपार्टमेंट है ITL, इसी से ये सर्टिफिकेट लेगा। अब आइए ITL के बारे में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेस्ट लैब। ये पूरे विश्व स्तर पर काम करता है। इसका कार्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। यह विश्व का सबसे बड़ा टेस्ट लैब है। यह विश्व के प्रत्येक देश को टेस्टेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रदान करता है। दुनिया के सारे देश इसी से सर्टिफिकेट लेते हैं। इसके नॉर्म के मुताबिक एक निश्चित अवधि के बाद सर्टिफिकेट अपने आप खराब हो जाता है, वो रद्द हो जाता है तथा पुनः इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट कराकर क्वालिटी गुणवत्ता का प्रमाण पत्र लेना होता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्यालय अपने सीनियर कार्यालय से सर्टिफिकेट लेता है। स्पष्ट कहने का मतलब है कि ये पूरे विश्व का हुआ आपका, और ये सबसे छोटा जो है अपने स्टेट का होता है। तो इससे सीनियरी, इससे सीनियरी, उससे सीनियरी, इस तरह से एक दूसरे पर है। और हमको लगता है कि ये भी आप ठीक से समझ गए होंगे, और अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम बार बार आपको कहते हैं, आप कमेंट करके अपनी समस्या हमारे सामने रख सकते हैं। आपने इस चित्र को देखा, इस वीडियो को देखा, इसलिए धन्यवाद।